बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में 3 टॉपिक्स पे आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। एक तो बानी पीटीआई इमरान खान की खुफिया मुलाकात के हवाले से एक अहम खबर है, उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला देने वाले जो अक्सरियती जजेज़ हैं, उनको कैसे दोहरे इम्तिहान में डाल दिया है, इस पर भी हम बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा ने अपनी ही पार्टी पर जो है वो लंका ढा दी है। तो ये क्या मामला है, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले जहां आप देखने वालों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। और एक शिकवा भी है आप देखने वालों से कि आप हमारी इस वीडियो को आगे प्रमोट नहीं कर रहे, आगे दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे। यही तो एक सपोर्ट है जो आप हमारी कर सकते हैं कि हमारी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है, उस फैसले के बाद जो मखसूस नशिस्तों का फैसला देने वाले जो जज साहबान हैं, यानी जो अक्सरियती जज साहबान हैं, वो कैसे दोहरे इम्तिहान में पड़ गए हैं। कल शाम को नाज़रीन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो 80 अरकान हैं MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो 39 डिक्लेयर किए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, 41 तो सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद डिक्लेयर किए थे। वो जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से, कल इलेक्शन कमीशन ने 39 जो अरकान थे उनको PTI का डिक्लेयर कर दिया कि ये 39 तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। लेकिन वहाँ पर भी अभी जो बात रहती है कि मखसूस नशिस्तें अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उन 39 अरकान के अगेंस्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट नहीं की हैं। और आज ये सुनने में आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मखसूस नशिस्तों की जो फहरिस्तें हैं, कौमी असम्बली की, पंजाब असम्बली की, सिंध असम्बली की और KP असम्बली की, वो आज इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी जाएंगी। लेकिन जो दूसरा फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया कि जो 41 अरकान हैं, उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई है। खत नहीं, मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई है। अब उस दरख्वास्त में जो बातें लिखी गई हैं, उसके बाद अब अगली स्टेज क्या बनेगी, अगला मामला क्या होगा, क्या ओपन कोर्ट में समाअत होगी। तो सबसे पहले तो जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, उसके मंदरजात आपके साथ शेयर कर लेते हैं, ताकि जो कानूनी पोजीशन इलेक्शन कमीशन ने ली है कि इस पोजीशन के बाद अब क्यों जज साहबान जो है वो एक इम्तिहान में पड़ गए हैं, और उनका दूसरा इम्तिहान कौन सा है वो भी आगे चल के आपको बताएंगे। इलेक्शन कमीशन ने नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की है ना मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से, उसमें इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के कागजात में मौजूद तो है, लेकिन वो कागज़ों में मौजूद है लेकिन ऑपरेशनल इसलिए नहीं है क्योंकि तहरीक इंसाफ का जैसे एक सियासी जमात का इंतज़ामी ढांचा होता है, तो तहरीक इंसाफ का वो इंतज़ामी ढांचा मौजूद ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरख्वास्त में ये कहा है कि जो इलेक्शन एक्ट है उसके सेक्शन 201 के तहत हर सियासी जमात जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, उसने एक आइन बनाना है। उस आइन के तहत उस सियासी जमात के बुनियादी स्ट्रक्चर होगा, जो कि वफाकी सतह पे भी होगा, सूबाई सतह पे भी होगा और लोकल सतह पे भी होगा। अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि तहरीक इंसाफ ने जो इंतखाबात कराए, जो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 208 का तकाजा है कि हर सियासी जमात अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएगी, इलेक्शन कराने के बाद उसकी जो रिपोर्ट है, जो सर्टिफिकेट है, वो सेक्शन 209 के तहत जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया जाएगा। फिर इलेक्शन कमीशन उस मामले का जायज़ा लेगा। अब इलेक्शन कमीशन अपनी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के जरिए से ये कह रहा है कि फैसला तो आपने दे दिया कि 39 अरकान को तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर कर दें, वो तो तहरीक इंसाफ के हैं, 41 आज़ाद हैं, लेकिन आपने फैसले में ये लिखा है कि वो आज़ाद 41 जो अरकान असम्बली हैं, जो MNA हैं, बल्कि इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि उसके MNA के साथ MPs भी हैं। तो ये जो एक कैटेगरी है जिनको आपने आज़ाद डिक्लेयर किया और कहा कि आप अपनी पार्टी वाबस्तगी का इलेक्शन कमीशन में सर्टिफिकेट जमा कराएंगे, और उसकी जो कन्फर्मेशन है वो जिस सियासी जमात में आज़ाद अरकान जाना चाहते हैं उस सियासी जमात करेगी। अब आज़ाद अरकान ने जो सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं,
उसमें वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाना चाहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो उनकी पार्टी में शमूलियत को कन्फर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन जजेस से ये कह रहा है कि जब तहरीक इंसाफ का इस वक्त बुनियादी इंतज़ामी ढांचा ही मौजूद नहीं है, बुनियादी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, यानी आसान अल्फाज में इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का ना कोई सदर है, तहरीक इंसाफ का ना कोई सेक्रेटरी जनरल है, तहरीक इंसाफ का ना कोई डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है, ना कोई सूबाई सदूर है, ना वफाकी सतह पे कोई स्ट्रक्चर है, ना सूबाई सतह पे है, ना लोकल सतह पे है। तो इन हालात में जिन 41 अरकान ने अपनी दस्तावेज़ात इलेक्शन कमीशन में पार्टी वाबस्तगी की जमा करवाई हैं, उनके जो एफिडेविट हैं पार्टी की वाबस्तगी के हवाले से, उसकी तस्दीक कौन करेगा? जब एक बुनियादी ढांचा ही जो मौजूद नहीं है तहरीक इंसाफ का, तो उसकी तस्दीक कौन करेगा उन एफिडेविट की कि हमारी जमात में शामिल हो गए हैं। साथ में इलेक्शन कमीशन ये भी कहा है कि इन हालात में फ़र्ज़ करें कि ऐसा होता है कि गैर मजाज अथॉरिटी, यानी तहरीक इंसाफ क्या कोई ऐसा नुमाइंदा, कोई ऐसा रहनुमा जिसके पास अख्तियार ना हो और वो इन 41 अरकान के बयान हल्फी की कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं, उसकी तस्दीक कर दे, उसकी कंफर्मेशन कर दे, तो उस गैर मजाज अथॉरिटी के इस इक़दाम के कानूनी नताइज क्या होंगे उसके बारे में भी बता दें। और ये जो सवाल है, इसी सवाल की रोशनी में इलेक्शन कमीशन जज साहबान से कह रहा है कि ये जो मुश्किलात हमें पेश आ रही हैं, जो कानूनी नुकात हमने आपके सामने रखे हैं, इनकी रोशनी में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल दरामद करने पर इलेक्शन कमीशन को रुकावट पेश आ रही है, तो लिहाजा आप हमारी मुआवनत कर दें। अब ये दो मैंने कहा कि जो दोहरी मुश्किल पड़ी है अक्सरियती जो जज साहबान हैं फैसला देने वाले, एक तो ये है कि प्योर इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में एक कानूनी सवाल उठाया है। अब कानूनी सवाल का 8 जजेस ने जायज़ा लेना है, जो अक्सरियती जज साहबान हैं, जिनको लीड करते हैं मंसूर अली शाह साहब, उनके साथ मुनीब अख्तर साहब हैं, उनके साथ बाकी जज साहबान हैं। अब जजेस की अवेलेबिलिटी की बात करें तो मुनीब अख्तर साहब दस्तियाब नहीं हैं, शाहिद वहीद साहब दस्तियाब नहीं हैं, जैसे आयशा मलिक साहब भी पाकिस्तान में नहीं हैं। तो बात यह है कि फिर ये कानूनी सवाल क्या चैम्बर में एड्रेस होगा? क्या जो जजेस दस्तियाब नहीं हैं वो चैम्बर में कैसे पहुंचेंगे? इस सारे मामले पे जो कानूनी सवाल उठा है उसको कैसे एड्रेस करेंगे? क्योंकि ये मेरी राय के मुताबिक, मेरी अदना राय के मुताबिक, मुझे जो लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन अदालत के सामने अक्सरियती जज साहबान के सामने लेके आया, ये चैम्बर में एड्रेस करने वाला नहीं है, ये कानूनी सवाल है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सवाल है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 201, 208, 209 और ऑनवर्ड जितने सेक्शंस हैं उनसे मुतालिक सवाल है, तो चैम्बर में नहीं, इसकी समाअत तो ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि ओपन कोर्ट में कब समाअत लगती है। लेकिन ये जो मैंने कहा कि ये इस कानूनी सवाल को लेकर जज साहबान को ज़री सी बात है कि एक इम्तिहान में पढ़ें कि इस पर क्या किया जाए, ओपन कोर्ट में करें या चैम्बर में डायरेक्शन जारी करें। क्योंकि चैम्बर में बैठ के जज साहबान ये तो इलेक्शन कमीशन को नहीं कह सकते कि जैसा कैसा भी इलेक्शन करवाया है तहरीक इंसाफ का, आप उसको एक्सेप्ट करके उनके 41 अरकान को शमूलियत की इजाज़त दे दें। यह चैम्बर में करने वाली बात नहीं है, यह ओपन कोर्ट में होने वाली बात है, क्योंकि कानूनी इंटरप्रिटेशन का सवाल है। दूसरी जो एक सोच या इम्तिहान जज साहबान के सामने आएगा वो ये है कि अब इलेक्शन कमीशन ने तो पिटीशन दायर कर दी, इससे पहले जो नून लीग की 2 नज़रसानी आ चुकी हैं, पीपल्स पार्टी की भी 2 नज़रसानी की दरख्वास्तें आ चुकी हैं, 3 अलग से और भी नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं जो कि मुतासरा अरकान असम्बली हैं। वो नज़रसानी की दरख्वास्तें लगाने के हवाले से तो कहा गया है कि जजेस दस्तियाब नहीं है, जजेस छुट्टियों पर चले गए हैं, तो छुट्टियाँ मनसूख नहीं हो सकती, छुट्टियाँ मनसूख करने के लिए फुल कोर्ट का इजलास बुलाना पड़ेगा। तो उस नजर सानी के लिए तो दस्तियाब जजेस की दस्तियाबी नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त के ऊपर क्या जजेस अवेलेबल होंगे, और अगर अवेलेबल हो जाते हैं तो फिर ये सवाल उठेगा, जो दोहरा मैंने कहा ना कि इम्तिहान है, फिर ये सवाल उठेगा कि ये गैर मसावी सलूक क्यों है। अगर हुकूमती जमातें आती हैं, नून लीग आती है, पीपल्स पार्टी आती है, उनकी नजरसानी सुनने के लिए तो जजेस दस्तियाब नहीं हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की अगर दरख्वास्त आती है कि फैसला इंप्लीमेंट करने में हमें ये मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उस पर वही जजेस जो छुट्टियाँ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते वो इकट्ठे हो जाते हैं, बेंच में बैठ जाते हैं, चैम्बर में कन्वीन हो जाते हैं, तो फिर इसको कहा जाएगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन है जजेस की तरफ से, जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये तो सवालात हैं जो आपके सामने हमने रखे हैं, देखते हैं इस पर क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, आज अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत, जिसमें आज इमरान खान साहब की लीगल टीम पेश नहीं हुई, 2 मरतबा ये केस टेकअप किया गया जज मोहम्मद अली वड़ाइच की जानिब से और खालिद यूसुफ चौधरी साहब। मैं कहूँगा
کہ معاون وکیل ہیں, لیگل ٹیم کا حصہ عمران خان صاحب کی, لیکن جونیئر ہیں لیکن بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیں. ان کی طرف سے عدالت کو کہا گیا کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں, ہماری وکلا کی ٹیم پہنچ جائے گی. تو ایک مرتبہ کیس کال ہوا, دوسری مرتبہ کیس کال ہوا, لیکن بعد میں جج صاحب نے کیس کی سماعت کو 31 یا 30 جولائی تک ملتوی کر دیا. لیکن اس کیس میں ناظرین ہوا یہ ہے, سماعت تو ملتوی کر دی گئی. عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان صاحبہ, وہ پہنچے اڈیالہ جیل میں. اب ان کے ساتھ ایک گورا تھا, اس گورے کا نام بتایا گیا چارلس گلاس نام بتایا گیا. اچھا, اس کو انٹروڈکشن جو کرایا گیا اس گورے کا, بتایا گیا کہ یہ عمران خان صاحب کے دوست ہیں جو ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں. اچھا, جب مجھے یہ پتہ چلا اپنے ساتھی رپورٹر سے, تو میں نے چارلس گلاس کو سرچ کیا صحافی کے نام سے کہ کہیں یہ صحافی تو نہیں ہوں گے. تو وہ ایک امریکن برٹش صحافی نکلے, اور بعد میں ہمارے ساتھیوں نے بھی یہ رپورٹ کیا کہ وہ صحافی تھے جو گورا عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا. اب یہ جو اس کو جس طریقے سے لے جایا جا رہا تھا, اسے صحافی نہیں بتایا جا رہا تھا, اسے عمران خان صاحب کا دوست بتایا جا رہا تھا. امریکن برٹش صحافی کو عمران خان کا دوست بتایا جا رہا تھا, صحافی نہیں بتایا جا رہا تھا. یعنی جو ان کا پروفیشن ہے وہ چھپایا جا رہا تھا, اسے خفیہ رکھا جا رہا تھا. لیکن جب وہاں پہ علیمہ خان صاحبہ پہنچے اور بتائے کہ یہ عمران خان صاحب کے دوست ہیں, ہمارے ساتھ جائیں گے, یہ بھی پروسیڈنگ دیکھنا چاہتے ہیں, اصل مقصد تو ملاقات تھا. لیکن جب یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ صحافی ہے, تو اس کا پھر دوسرا جو مقصد نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ گپ شپ کروا کے اس کا انٹرویو کروانا مقصود تھا. جیسے کہ کچھ دنوں پہلے کرسٹینا لیمب نے کیا, جس میں عمران خان صاحب کی کہی بات کو, کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے کرسٹینا لیمب کے بارے میں کہ انہوں نے کسی وکیل کی خدمات حاصل کر کے خان صاحب کو انٹرویو کیا, جس کو رپورٹ کیا اپنے آرٹیکل میں کرسٹینا لیمب صاحبہ نے کہ عمران خان صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ٹیررسٹ کا جو سیل ہے وہاں پہ رکھا گیا, یعنی ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے. تو اب بھی غالباً ایسی کوئی چیز بننی تھی, ایسا کچھ ہونا تھا. تو جو جیل حکام تھے ان کی طرف سے چارلس گلاس کو اڈیالہ جیل میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی, بلکہ جو گیٹ نمبر 5 ہے اس سے ان کو باہر نکال دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ آپ کی انٹری کی اجازت نہیں ہے, آپ کا نام فہرست میں موجود نہیں ہے, تو لہٰذا یہ جو باہر سے فارنر آئے ہیں ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں. تو وہ پھر باہر آ کے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے, جس گاڑی میں وہ آئے تھے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ, اور پھر ملاقات نہیں ہو سکی. یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ بتایا جا رہا تھا کہ خان صاحب کے دوست ان سے ملے, حالانکہ وہ دوست نہیں, وہ ایک صحافی تھے. ان کا جو پروفیشن, جیسے میں نے کہا, وہ چھپایا جا رہا تھا, اور مقصد یہ تھا کہ خان صاحب کا وہ انٹرویو کر کے جائیں, اور پھر اسے جیسے خان صاحب کہتے ہیں اسی طریقے سے چھاپ دیں کہ میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے, میرے خلاف تو یہ بے بنیاد کیسز ہیں. اب 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, میں نہیں کہتا چلیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, لیکن یہ تو سب جانتے ہیں کہ باہر سے پیسہ آیا, جس طریقے سے اس کی اپروول کرائی گئی, این سی اے نے پکڑا, خفیہ اجلاس ہوا, خفیہ طریقے سے اس ایجنڈے کو اپروو کرا کے وہ پیسہ باہر سے لا کے ملک ریاض کی پاکٹ میں ڈال دیا گیا انڈائریکٹلی. تو یہ تو کوئی ڈھکا چھپا کسی سے نہیں ہے, لیکن پر یہ ملاقات نہیں ہو سکے. لیکن اس ملاقات کے بعد, اس کیس کی کارروائی کے بعد علیمہ خان صاحبہ باہر آتی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آرمی چیف جو ہے پاک فوج نیوٹرل ہو جائے, اور یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہمیں فوج کے ساتھ لڑوانا چاہتی ہے, تحریک انصاف کو اور فوج کو آمنے سامنے لانا چاہتی ہے. علیمہ خان صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ CCTV فوٹیج کے ذریعے آپ نشاندہی کر لیں, جو بھی 9 مئی کے لوگ ہیں ان کو آپ گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دے دیں. اب یہ جو ناظرین بات کل سے جو بات کی جا رہی ہے کہ CCTV فوٹیج کے ذریعے نشاندہی کر لیں, اس میں بھی پی ٹی آئی کے اپنے لوگ آئیں گے. ہم نے جتنی فوٹیجز دیکھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ پڑھی ہیں, اس میں آپ کو میجورٹی جو لوگ نظر آئیں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کے نظر آئیں گے. عمران خان صاحب کا خود بھانجا نظر آئے گا, پی ٹی آئی کی قیادت صوبائی اور نیشنل قیادت آپ کو نظر آئے گی. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ ہم نے کچھ کیا نہیں, اور جو پچھلے کچھ دنوں سے کوششیں کی جا رہی ہیں, خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہ میں نے کال دی تھی کہ GHQ کے سامنے آپ نے جا کے احتجاج کرنا ہے, اس حوالے سے جو ایک پلان تھا کہ ہم نے خان صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کو, اس اعتراف کو ہم نے ڈیفیوز کرنا ہے, اس کی تردید کرنی ہے, اس میں ناظرین سلمان اکمرادہ صاحب نے ایک اور بیان داغ دیا ہے. سلمان اکمرادہ صاحب نے کہا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اعتراف کیا, اس بات کی, اس اعتراف کی انہوں نے یہ کہتے ہوئے تصدیق کی ہے سلمان اکمرادہ صاحب نے کہ جب 18 مارچ کا واقعہ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں پیش آیا, اس کے بعد زمان پارک میں پارٹی سطح کے اجلاس میں یہ اصولی فیصلہ ہوا تھا کہ اب اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو ہم احتجاج جو ہے تحریک انصاف اور عمران خان نے فیصلہ کیا. یہ سلمان اکمرادہ نے کہا کہ اب اگر ایسا واقعہ ہوا تو احتجاج GHQ کے سامنے ہم کریں گے.
दीगर मिलिट्री इमलाक पे करेंगे। और फिर उनसे ये भी पूछा गया कि जो साफियों ने अडयाला जेल से रिपोर्ट किया कि खान साहब ने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि मेरी कॉल थी कि GHQ के सामने आपने अटैक करना है, आप साफियों की इस खबर के साथ इत्तफाक करते हैं? तो सलमान अकमरादी साहब ने कहा कि बिल्कुल मैं रिपोर्टर्स की इस खबर के साथ इत्तफाक करता हूँ। तो पिछले चंद रोज़ से जो कोशिशें थी कि किसी तरीके से खान साहब के इस एतराफ़ को डिफ्यूज़ करें, इसकी तरदीद की जाए, उसके ऊपर कहता है ना कि लोया कर देना। सलमान अकमरादी साहब के इस स्टेटमेंट ने जो है वो साफियों के बयानात की, साफियों की खबर की तस्दीक करती है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।